हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मैंने बताया था कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे उसको तीन इवेंट में पढ़ेंगे: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि फर्टिलाइजेशन जो है वो एम्पुलरी रीजन में हो गया था, और आज पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कि वो जो फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद जाइगोट बना, अब उस जाइगोट का क्या क्या हुआ वही हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। शॉर्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये बना जाइगोट, डिप्लॉयड होगा, और बाहर एक और लेयर होती है जिसको कहते हैं जोना पेलुसिडा की लेयर। इस लेयर को कहते हैं जोना पेलुसिडा, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जाइगोट। ये रहा जाइगोट, जाइगोट बन के तैयार हो गया। जाइगोट। अब इस जाइगोट में स्टार्ट होता है क्लीवेज, और जब क्लीवेज स्टार्ट होता है तो उसके बाद बहुत सारे सेल्स बनते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्लीवेज होगा 24 आवर में, फर्स्ट क्लीवेज। आपको पता है कि फर्स्ट क्लीवेज स्टार्ट कौन कराएगा? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जो कि स्पर्म के नेक रीजन में प्रेजेंट था। और जब फर्स्ट क्लीवेज होगा, क्लीवेज है क्या? माइटोसिस ही है। क्लीवेज इज ए टाइप ऑफ माइटोसिस, क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम का नंबर तो से चेंज होना नहीं है। माइटोसिस, और इसके बाद जो सेल बनेगी, दो सेल बनेगी, ठीक है, ये भी डिप्लॉयड और ये भी डिप्लॉयड। और बाहर तो जोना पेलुसिडा की लेयर इंटैक्ट ही होगी। दिस इज जोना पेलुसिडा। अब ये जो दो सेल बनी है इन्हें कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। दीज आर ब्लास्टोमियर। तो 24 घंटे में पहला क्लीवेज स्टार्ट होता है और इसके बाद दो सेल बनती है जिसको कहते हैं ब्लास्टोमियर। अच्छा, दो सेल बन गई, दो सेल के बाद फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज और 16 सेल स्टेज। तो 8 से 16 सेल स्टेज को कहते हैं मारूला। क्या बोलते हैं? मारूला स्टेज बोलते हैं। और ये जो मारूला स्टेज होती है ना, इट इज मलबरी लाइक, मलबरी लाइक, मलबरी की तरह होती है। मलबरी देखा होगा, शहतूत जिसको कहते हैं, ब्लैक कलर का होता है, खट्टा खट्टा, तो उसको कहते हैं मलबरी। तो ये जो मारूला स्टेज होता है बेटा, ये होता है मलबरी लाइक, ठीक है। और इस मारूला स्टेज में फिर होता है कुछ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, इसी में होते हैं मॉर्फो जेनेटिक मूवमेंट। मॉर्फोजेनेटिक का मूवमेंट का मतलब ये है कि सेल्स जो है ना वो मूवमेंट करती हैं, कॉम्पैक्शन करती हैं, और कॉम्पैक्शन की वजह से फिर एक और स्ट्रक्चर बनता है। 32 सेल स्टेज आ गई, इसके बाद आती हैं 32 सेल स्टेज और फिर 64 सेल स्टेज। 32 से 64 सेल स्टेज को बोलते हैं ब्लास्टुला। क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला बोलते हैं बेटा। अब ये ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। देखिए ब्लास्टुला कैसा दिखाई देगा। अच्छा, ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। देखिए ब्लास्टुला कैसा दिखेगा। बाहर की तरफ एक लेयर होगी, ये देखिए, इस लेयर को कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है। इसके अंदर कुछ सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं जिन्हें कहते हैं इनर सेल मास। और ये जो इनर सेल मास है ना, ये इनर सेल मास कुछ और सेल्स के थ्रू ट्रोफोब्लास्ट से जुड़े होते हैं। इन सेल्स को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स ऑफ राउबर्स।
सेल्स ऑफ रॉबर्ट्स एनसीईआरटी मैंने दिया, लेकिन खूब पूछा जाता है ये सब। ठीक है, यहाँ पर आप एक कैविटी भी दिखाई दे रही है आपको, इस कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील, तो ये आपका एक ब्लास्टूला का स्ट्रक्चर हो गया जिसमें इनर सेल मास दिखाई दे रहा है और सेल्स ऑफ रॉबर्ट्स। ये जो इनर सेल मास है ना, यही आगे चल के बनाते हैं इम्ब्रियो, और ये जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है ये आगे चल के बनाएगी प्लेसेंटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है ये सब, तो एक बार इसको स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा। और जैसे जैसे इसमें क्लीवेज हो रहा है वैसे वैसे ये जाइगोट जो है आगे की तरफ बढ़ता जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और 7वें दिन ये यूट्रस में जाके यूट्रस की डॉर्सल वॉल से इम्प्लांट कर जाता है, चिपक जाता है। और जब जाइगोट, अब तो जाइगोट रहा नहीं, इसको कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला। अब ये ब्लास्टूला जाके जब यूट्रस की वॉल से चिपक गया 7वें दिन, इसी प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। और जब इम्प्लांटेशन हो गया तो वहीं से प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है, तो वो भी खैर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये फिलहाल हम लोगों ने अभी क्लीवेज पढ़ लिया, और क्लीवेज में हम लोगों ने देखा कि ब्लास्टोसील, ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अच्छा, ट्रोफोब्लास्ट जो है वो आगे चल के प्लेसेंटा बनाएगा, और जो इनर सेल मास हैं वो आगे चल के बना लेंगे आपका एम्ब्रियो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है। अच्छा, इसके पहले हम लोग बात कर लें ज़रा गैस्ट्रुलेशन कि गैस्ट्रुला क्या होता है। ब्लास्टुला के बाद बनता है गैस्ट्रुला, वो भी देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। गैस्ट्रुलेशन है ना, क्या होता है गैस्ट्रुलेशन, आइए देख लेते हैं। ब्लास्टुला changes into gastrula. This process is known as gastrulation. ब्लास्टुला जब गैस्ट्रुला में चेंज हो जा रहा है, इसी प्रोसेस को कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। और इसी गैस्ट्रुलेशन में जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। जर्म लेयर इज फॉर्म्ड इन गैस्ट्रुला। यहीं पर जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, और 3 तरीके की जर्म लेयर होती हैं, आपको पता होगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और इनके बीच में मीजोडर्म। तो अब ये हो गया हमारा बेटा गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस। आइए, गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अभी ये दिमाग में रखिएगा कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, और अब पढ़ने वाले हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मींस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो एक हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसके हिसाब से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हुआ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सबसे पहले हुआ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, फर्टिलाइजेशन के बाद वी हैव जाइगोट। जाइगोट में हुआ क्लीवेज, और क्लीवेज के बाद बना मोरूला। मोरूला से बना ब्लास्टुला, बना ना, मोरूला से ब्लास्टुला बना। अच्छा, मोरूला को कहते हैं 8 to 16 सेल्ड स्टेज, अभी यहाँ मैंने बताया है। ये देखिए 8 से 16 सेल स्टेज को मोरूला बोलते हैं। तो उसके बाद मोरूला बना, और मोरूला से बन गया ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला से बेटा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, तो ब्लास्टुला के बाद बनता है गैस्ट्रुला। पढ़ चुके हैं हम लोग भाई। मोरूला को कहेंगे 8 to 16 सेल्ड स्टेज, ब्लास्टुला को कहेंगे 32 to 64 सेल्ड स्टेज। अच्छा, ब्लास्टुला में होता है गैस्ट्रुलेशन, जिसके बाद बनता है गैस्ट्रुला। और अभी मैंने बताया कि गैस्ट्रुला में ही 3 जर्म लेयर बन के तैयार हो जाती है। अब गैस्ट्रुला से बनता है एम्ब्रियो। गैस्ट्रुला से क्या बनता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और एम्ब्रियो से फॉर्मेशन हो जाता है फीटस का।
और एम्ब्रियो से बन जाता है फीटस। अच्छा, गैस्ट्रुला में एक बात और याद रखिएगा, गैस्ट्रुला में होता है फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर। तो ये एक सिंपल सा एक डायग्राम हो गया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को लेकर के कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या क्या होता है। फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, क्लीवेज, मरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ और फाइनली फीटस हो जाता है। और जब डिलीवरी होती है ना, तो डिलीवरी फीटस की नहीं होती है, मतलब डिलीवरी तो फीटस की होती है, और फीटस के बाद हम उसको कह देते हैं इन्फेंट, और इन्फेंट के बाद चाइल्ड, ठीक है ना। चाइल्ड के बाद सीधे एडल्ट नहीं कहेंगे, चाइल्ड के बाद हम कहेंगे एडोलिसेंट, फिर उसके बाद प्यूबर्टी आई, फिर उसके बाद एडल्ट और फिर ओल्ड एज। तो ये सारे सीक्वेंस हैं, सीक्वेंस हम लोग को पढ़ने भी हैं वैसे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं। मान लीजिए ये एक लेयर मैंने बनाई और ये लेयर है ट्रोफोब्लास्ट की लेयर, है ना। ये लेयर जो है ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है, ट्रोफोब्लास्ट। और यहाँ बीच में जो सेल्स दिखाई दे रही हैं, इन सेल्स को बोलते हैं इनर सेल मास। अभी आगे बताया है मैंने, इन सेल्स को कहते हैं इनर सेल मास। सेल्स ऑफ रॉबर्स भी होंगे लेकिन अभी उनकी ज़रूरत नहीं, तो उनको हम नहीं बना रहे हैं। ये हो गया इनर सेल मास। ये जो इनर सेल मास होते हैं ना, ये स्टेम सेल्स होती हैं। इनर सेल मास आर स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स। और इस इनर सेल मास में कुछ चेंज आता है। ये तो मैंने बना लिया ट्रोफोब्लास्ट की लेयर, दिस इज ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर जो इनर सेल मास है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड करके अलग हो जाते हैं और 2 पार्ट में डिवाइड कर जाते हैं इस तरीके से। ये देखिए, है ना, इस तरीके से डिवाइड करके 2 नए स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऊपर वाले को कहते हैं एपीब्लास्ट, दिस इज एपीब्लास्ट। और जो लोअर साइड में इसे कहते हैं, भाई नीचे है तो हाइपोब्लास्ट। इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं एम्ब्रियोनल डिस्क। क्या बोलेंगे? इन दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे एम्ब्रियोनल डिस्क। और एम्ब्रियोनल डिस्क के 2 पार्ट हैं, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म, वहीं हाइपोब्लास्ट फॉर्म एंडोडर्म। अब आप कहेंगे तो मीजोडर्म कहाँ गई? तो फर्स्ट फॉर्म्ड लेयर जो है वो तो आपकी एक्टोडर्म है, लेकिन मीजोडर्म इन दोनों के बीच में बनता है। तो पूछा जाता है फर्स्ट फॉर्म्ड जर्म लेयर कौन सी है? तो फर्स्ट फॉर्म्ड जर्म लेयर इज एंडोडर्म, पहली जो लेयर बनती है। मैं लिख देता हूँ इसको, फर्स्ट फॉर्म्ड जर्म लेयर इज एंडोडर्म, उसको हम एंडोडर्म कहते हैं। तो सबसे पहले जो लेयर बनेगी जर्म लेयर, वो कौन सी बनेगी? एंडोडर्म बनेगा। अच्छा, 2 तरीके के मूवमेंट होते हैं। दो तरीके के मूवमेंट होते हैं यहाँ पर। एक तो होता है मॉर्फो जेनेटिक मूवमेंट और दूसरा है रीअरेंजमेंट ऑफ द सेल। रीअरेंजमेंट, और इन दोनों की वजह से भाई मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होगा और फिर होगा रीअरेंजमेंट। इन दोनों की वजह से ही जर्म लेयर बनता है। इन दोनों की वजह से ही जर्म
लेयर इज फॉर्म्ड। इन्हीं दोनों की वजह से जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अब ये क्या होती हैं? एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा में है। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बेटा 4 होती हैं। पहले उनका नाम याद कर लिया जाए। नंबर 1 कोरियन, नंबर 2 एमनियन, नंबर 3 एलेंट्वाइस एंड नंबर 4 योक सैक। तो सबसे पहला काम है कि ये चारों लेयर का नाम याद करना। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में 4 लेयर होती हैं, कोरियन, एमनियन, एलेंट्वाइस एंड योक सैक। इन्हीं को हम लोग फीटल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे बाहर की जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, ये देखिए, ये जो सबसे बाहर की लेयर है, दिस इज कोरियन, कोरियन की लेयर। और यही कोरियन की लेयर आगे चल के बनाती है प्लेसेंटा। अभी आप कहेंगे सर आप तो कह रहे थे कि ट्रोफोब्लास्ट की लेयर बनाती है। बिल्कुल, ट्रोफोब्लास्ट की लेयर कोरियन बनाती है और कोरियन प्लेसेंटा बनाता है। तो सबसे अंदर है कोरियन की लेयर। इसके बाद पहचान रहे होंगे आप लोग इसको। बेटा ये है एम्ब्रियो। ठीक है, दिस इज एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो में ये हेड है और ये इसकी पोस्टेनल टेल है, उससे मतलब नहीं है। कोरियन का लेयर हो गई। इसके बाद ये जो लेयर आप देख रहे हैं अलग से किनारे पड़ी हुई है, ये लेयर, इस लेयर को कहते हैं अलेंट्वाइस की लेयर। दिस इज, ऊपर बनाते हैं इसको, ठीक है, दिस इज अलेंट्वाइस। अलेंट्वाइस की लेयर। अब इस अलेंट्वाइस की लेयर का फंक्शन क्या है? भाई मैंने बता दिया कोरियन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, बट अलेंट्वाइस क्या करेगा? ये स्टोरेज का काम करेगा, स्टोरेज ऑफ यूरिक एसिड, और साथ ही साथ एक्सक्रीशन, मतलब फंक्शन इसका मेन एक्सक्रीशन है, स्टोरेज ऑफ यूरिक एसिड। मतलब मेन फंक्शन इज, मेन फंक्शन इज स्टोरेज। ये आपको यहां याद रखना है। तो कोरियन हो गया, अलेंट्वाइस हो गया। अब कौन सी लेयर बची? आज एमनियन की लेयर बना देते हैं बेटा। इसके बाद अगली जो लेयर है वो है एमनियन। एमनियन मैंने ऑलरेडी बना भी रखा है, ये देखिए, ये जो सेकंड लेयर है यही है एमनियन। तो कोरियन हो गया, एमनियन हो गया, अलेंट्वाइस हो गया, और अगली लेयर में बना देता हूं दिस, नंबर 4 योक सैक। ये है योक सैक की लेयर। ये जो योक सैक की लेयर है ना, ये जनरली मान के चलिए फर्स्ट ब्लड सेल फॉर्मेशन करती है, फर्स्ट ब्लड सेल फॉर्मेशन, फर्स्ट ब्लड सेल फॉर्मेशन। तो ये हम लोगों ने एक ओवरव्यू देख लिया कि एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कितनी होती हैं। 4 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं, और इनका अरेंजमेंट कैसे होता है ये भी बेटा हम लोगों ने साफ साफ यहाँ फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। चारों लेयर का एज इट इज ऐसे ही हमको याद करना पड़ेगा। अब ये जो एम्ब्रियो है ना, इस एम्ब्रियो, ये जो एम्ब्रियो है ये अंदर एक फ्लूइड में तैर रहा है।
स्विम कर रहा है ताकि डेसिकेशन ना होने पाए। इस फ्लूइड को कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं इसको। और ये एमनियोटिक फ्लूइड का कुछ फंक्शन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहला फंक्शन, इट हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो एमनियोटिक फ्लूइड से हम पता कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ एम्ब्रियो की सेल्स होती हैं। उन एम्ब्रियो की सेल्स को स्टडी करके बताया जाता है कि इसमें किसी तरह की कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। अच्छा, इस प्रोसेस कहते हैं एमनियोसिंटेसिस। एमनियोसिंटेसिस करके बताया जाता है, एमनियोसिंटेसिस, है ना। तो अच्छा, एमनियोसिंटेसिस से सेक्स का डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं, लेकिन वो इलीगल है। ऐसा करना इलीगल है, हमारे भारत में ऐसा लागू नहीं है। तो अगर कोई पूछे कि या क्वेश्चन आ जाए कि एमनियोसिंटेसिस का मेन फंक्शन क्या है, क्या रोल है इसका, तो आप बता दीजिएगा हेल्प्स इन द डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट। वैसे सेक्स डिटर्मिनेशन भी करते हैं, लेकिन वो इलीगल है इंडिया में, ठीक है बेटा। साथ ही साथ ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ना, इट इज़ ऑल्सो एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर, ये शॉक को एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है। तो सिंपली ये हमने पढ़ लिया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक बार देख लीजिए इसको, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लेसेंटा फॉर्मेशन। प्लेसेंटा फॉर्मेशन, देखिए बेटा प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा इज़ अ कनेक्शन इन बिटवीन द मदर एंड फीटस। और ये प्लेसेंटा बना कैसे, ये सबसे मेन चीज़ है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए बना के दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है आपका यूट्राइन वॉल, मदर का जो यूट्रस है ये उसकी यूट्राइन वॉल है। दिस इज यूट्राइन वॉल, ठीक है ना, यूट्राइन वॉल। अच्छा, इस यूट्राइन वॉल से कुछ विलाई निकले होते हैं इस तरीके के, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, है ना। साथ ही साथ ये है एम्ब्रियो, ये सबसे बाहर कोरियन की लेयर है, फिर एमनियन है, और ये रहा बेचारा एम्ब्रियो। थोड़ा सा इसको मैंने पलट दिया है, ठीक है। अच्छा, ये जो कोरियन की लेयर है ना, कोरियन की लेयर को हम किसी और कलर से बना दें तो साफ साफ दिखाई देगा। मान लीजिए ये है कोरियन की लेयर, दिस इज कोरियन। ये जो कोरियन की लेयर है ना बेटा, ये भी कुछ फिंगर लाइक इस तरीके से प्रोजेक्शंस बनाती हैं। और ये दोनों प्रोजेक्शंस, मतलब यूटेराइन प्रोजेक्शन एंड कोरियोनिक प्रोजेक्शन, ये आपस में ऐसे इंटर डिजिटेट कर लेते हैं, मतलब आपस में जाके मिल जाते हैं, और इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लेसेंटा। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, यही है प्लेसेंटा, ठीक है ना। अच्छा, ये जो फीटस है, इस फीटस से निकलता है अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड जाके मदर के यूट्राइन वॉल से कनेक्ट हो जाता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड,
ठीक है ना। अब प्लेसेंटा के बहुत सारे फंक्शन पूछे जाते हैं कि प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है ना। इन विलाई को कहते हैं कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई। भाई ये कोरियन के लेयर है ना, और कोरियन के लेयर विलाई बना रही है तो हम कहेंगे कोरियोनिक विलाई। प्लेसेंटा का बहुत सारे फंक्शन है। प्लेसेंटा का फंक्शन है रेस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, स्टोरेज, साथ ही साथ कुछ इंडोक्राइन फंक्शन भी हैं इसके, जैसे कि प्लेसेंटा से बहुत सारे हार्मोन्स भी निकलते हैं। कुछ हार्मोन्स के नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं ये देख लीजिए आप। ह्यूमन कोरियोनिक लैक्टोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये दो इंपॉर्टेंट हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। और जब प्लेसेंटा बनता है ना तो फीमेल के यूरिन से HCG हार्मोन का सिक्रीशन होने लगता है, और इसी HCG हार्मोन को डिटेक्ट किया जाता है। UPT किट आती है, आपने सुना होगा प्रेगा न्यूज़ नाम से, तो वो इसी हार्मोन को डिटेक्ट करके लाइनिंग दिखाते हैं। इसमें लाइन आ जाती है तो पॉजिटिव है, एक लाइन है तो नेगेटिव, दो है तो पॉजिटिव, ऐसे आता है ना UPT किट में। तो वो इसी हार्मोन को डिटेक्ट करके बताया जाता है HCG। तो जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है तो HCG रिलीज होने लगता है यूरिन से, और इसकी वजह से जो है पता चल जाता है कि हाँ भाई वुमेन इज़ प्रेग्नेंट, ठीक है। तो ये हो गया प्लेसेंटा का फॉर्मेशन। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ देख लिया। प्लेसेंटा से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो मैंने दो लिखे हैं HCG और HPL, ये आपको याद रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन में ही निकलते हैं, ओनली सिक्रीट इन प्रेग्नेंट वुमेन, बस। चलिए ये हो गया, हम लोगों ने प्लेसेंटा का फॉर्मेशन पढ़ लिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में। ऑर्गेनोजेनेसिस, for process of formation of organ is known as organogenesis। बस, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है ये। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। अब देखिए जो प्रेगनेंसी होती है बेटा वो तो 9 मंथ की होती है, और इस 9 मंथ की प्रेगनेंसी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है ना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। 9 मंथ की प्रेगनेंसी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट टू थर्ड मंथ आता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग लेते हैं फर्स्ट टू थर्ड मंथ, और आप तो ये बात जानते ही होंगे कि 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 4th टू 6 मंथ आ जाता है, और वहीं थर्ड ट्राइमेस्टर में 7th टू 9 मंथ आ जाते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि इसको याद कर लेना कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 12 वीक कह सकते हैं ना, 12 वीक, 12 वीक। अब हर एक ट्राइमेस्टर में अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। खैर वो बहुत डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ इतना ही जानना था कि ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर पूछता है कि फर्स्ट मूवमेंट एम्ब्रियो का कब डिटेक्ट किया जाता है। सबसे पहला मूवमेंट कब होता है, तो ड्यूरिंग 5th मंथ, ये याद कर लीजिएगा, ड्यूरिंग 5th मंथ फर्स्ट मूवमेंट। पहली बार बच्चा मूव कब करता है, जब 5 महीने का हो जाता है।
मदर के वंब में, तब सबसे पहला मूवमेंट जो है वो डिटेक्ट किया जाता है बेटा। तो इसी के साथ ही हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस भी ख़त्म हो गया। ऑर्गेनोजेनेसिस बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, बस ख़त्म हो गया। अच्छा, जेस्टेशन पीरियड वही बताया मैंने, 9 मंथ का होता है। आइए एक दो टॉपिक और पढ़ लेते हैं थोड़ा इसमें। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ बेबी इज नोन एज पार्चुरेशन, बस ख़त्म हो गया। पार्चुरेशन क्या है? डिलीवरी ऑफ द फीटस, और ये एक तरीके का न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म है, ठीक है। ये एक तरीके का न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म है, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जानना है आपको। इट इज़ न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म, न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। देखिए होता क्या है, जब प्लेसेंटा और फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं, फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, जब ये प्लेसेंटा और फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं ना, तो इनसे सिग्नल आता है पार्चुरेशन का। तब यहाँ से निकलता है सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन, सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन। और ये सिग्नल भाग के जाता है सीधे हमारे फीमेल के यूट्रस के पास, और माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे ही सिग्नल निकला वैसे ही माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, माइल्ड का मतलब हल्का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ना, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मायोमेट्रियम, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम मतलब ये है एक तरीके की स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस। तो जैसे ही फीटस और प्लेसेंटा डेवलप हो गए, यहाँ से सिग्नल आया पार्चुरेशन का, एंड दिस पार्चुरेशन सिग्नल गोज टू द यूट्रस, और वहाँ पे जाके माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है मायोमेट्रियम का। अच्छा, इसके बाद इसी को कहते हैं बेटा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस इज कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है ना, ये सिग्नल भेजता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। यहाँ से सिग्नल जाता है, सिग्नल सेंड टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिग्नल निकलता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑल्सो नोन एज न्यूरोहाइपोफिजिस, और वहाँ से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकला, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन फिर से गया यूट्रस के पास और उसको कॉन्ट्रैक्ट किया। जैसे ही गया कॉन्ट्रैक्शन हुआ पहला, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ फिर से सिग्नल पोस्टीरियर पिट्यूटरी को गया और फिर से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, और ये ऑक्सीटोसिन फिर से यूट्रस के पास गया। फिर से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर से निकला ऑक्सीटोसिन, और ये बार बार तब तक होता रहता है जब तक पार्चुरेशन ना हो जाए, ठीक है। तो बार बार ऑक्सीटोसिन निकलेगा, और जितनी ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीटोसिन निकलेगा उतना ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इसीलिए इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दिस इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक बार फिर से समझ लीजिए, फुल्ली डेवलप्ड प्लेसेंटा एंड फीटस, जब प्लेसेंटा और फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं तो उनसे सिग्नल निकलता है पार्चुरेशन के लिए। ये सिग्नल जाता है यूट्रस के पास, और यूट्रस में होता है हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन।
जैसे ही यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, यहाँ से सिग्नल जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज ऑक्सीटोसिन हार्मोन एंड दिस ऑक्सीटोसिन हार्मोन अगेन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल और मायोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। दोबारा से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये साइकिल बार बार चलती रहेगी। कब तक? जब तक बच्चा डिलीवर ना हो जाए, बच्चे का पार्चुरेशन ना हो जाए। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है पार्चुरेशन का। अब जब बच्चे की डिलीवरी हो गई तो एक प्रोसेस और स्टार्ट होता है जिसको कहते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन, लैक्टेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। फर्स्ट मिल्क को कहा जाता है कोलोस्ट्रम। सबसे पहला जो मिल्क निकलता है मदर से उसको कहते हैं कोलोस्ट्रम। ये येलो कलर का होता है, बहुत ही गाढ़ा सा होता है, और साथ ही साथ इसमें पाया जाता है कोलोस्ट्रम में IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फ़ा। और ये इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फ़ा जो है ना, ये बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये बच्चों हम लोगों ने लैक्टेशन भी पढ़ लिया, पार्चुरेशन भी पढ़ लिया, और इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि चैप्टर अब ख़त्म हो गया और कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर में बच्चों हम लोगों ने 3 स्टेप में बात की, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोगों ने क्लीवेज को देख लिया, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, उसके बाद प्लेसेंटा बना, प्लेसेंटा के बाद डिलीवरी देखा हम लोगों ने, डिलीवरी कैसे होती है, और लैक्टेशन देख लिया। तो इसी के साथ साथ बेटा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगले चैप्टर में हम लोग आएंगे तो अगला चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। तो वहाँ बात करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीज़ेस की और कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं।